दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड बनाया उसमें हमने बात की थी ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी सिस्टम की। आज ऐसे ही कोई विज्ञान के सिद्धांत की बात करेंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर एक हम कह सकते हैं कदम पे ये सिद्धांत हमें काम में आता है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ने के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं या तो साइंस बेसिक साइंस में जाते हैं या तो इंजीनियरिंग में जाते हैं, और उस दौरान भी ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में ठीक तरह से बैठा नहीं होता है। और उसी कारण हम आगे जाके अगर कुछ बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम आईआईटी या तो पीआरएल या इसरो के अंदर हमें कुछ साइंटिस्ट बनने के लिए वहाँ या तो वहाँ इंजीनियरिंग का काम करने के लिए वहाँ जाना है, और यही बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होने के कारण हम वहाँ एंट्रेंस टेस्ट में पास होते नहीं हैं। तो मेरा कहना यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें पढ़ना चूक जाते हैं, और वही हमारे जो कैरियर के अंदर एक बाधा के स्वरूप बन के हमारे सामने आती है। तो आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत की बात करेंगे जो सिद्धांत का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो सेंटर ऑफ मास। हिंदी में उन्हें कहते हैं गुरुत्व मध्य बिंदु। यहाँ मेरे साथ मेरे इंजीनियर श्री देवेंद्र पटेल भी मुझे हेल्प करने के लिए हाजिर है। तो दोस्तों, ये सिद्धांत समझने से पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसकी बात करेंगे और बाद में ये सिद्धांत हम समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो देवेंद्र भाई के हाथ में एक हवाई जहाज़, एक एरोप्लेन है। तो भारत ने जो मार्स मिशन पूरा किया उनका एक रॉकेट पीएसएलवी रॉकेट का मॉडल भी यहाँ रखा है। तो जब हम स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में एक तो सपना ज़रूर होता है कि मैं पायलट बनूं, एस्ट्रोनॉट बनूं, स्पेस साइंस में जाऊं, या तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर कुछ न कुछ काम करूं, मैं विमान उड़ाऊं, हेलीकॉप्टर उड़ाऊं। लेकिन जहां हम अटक जाते हैं वही सिद्धांत जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा इसको गुजराती में हम गुरुत्व मध्य बिंदु, हिंदी में इनको गुरुत्व मध्य बिंदु भी कहते हैं, ये समझेंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने एक साइंटिफिक टॉयज़ तैयार किया है। ये साइंटिफिक टॉयज़ आपके सामने मैं दिखाता हूँ। इनका आप शेप देखेंगे तो ये शेप बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क जैसा है। एक क्वेश्चन मार्क, ये खुद एक सवाल है, और ये क्वेश्चन मार्क से ये सिद्धांत कैसे देखेंगे समझेंगे उसकी बात करेंगे। और ये खिलौना एक साइंटिफिक टॉयज है जिनका नाम हमने रखा है बैलेंसिंग क्वेश्चन। तो ये खिलौना मैं अभी देवेंद्र भाई को देता हूँ। देवेंद्र भाई, ये खिलौना ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप यहाँ से उंगली के ऊपर बैलेंस करो। देवेंद्र भाई, ये खिलौना अपनी उंगली पे बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से करो। लेकिन आप देखेंगे कि ये हो नहीं सकेगा। ये बैलेंस करना चाहते लेकिन हो नहीं सकेगा। इनका रीज़न क्या है? तो ये देखने से ही आपको पता चलेगा ये उंगली पे क्यों नहीं खड़ा रहता। तो ये देखने से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे वज़न बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वज़न बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये गिर जाता है। अभी हम क्या करते हैं कि जहाँ पे वज़न ज़्यादा है वहाँ पे और भी वज़न हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक चमड़े का बेल्ट जो हम पहनते हैं, ये बेल्ट मैंने लेके रखा है। तो जहाँ पे वज़न ज़्यादा है वहाँ हम और वज़न ऐड करेंगे। देवेंद्र भाई ज़रा मुझे मदद करो। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे वज़न जहाँ ज़्यादा है
वहाँ और हम वजन हम रखते हैं, और ये रखने के बाद मैं देवेंद्र भाई को बोलूँगा कि ये उंगली पे खड़ा रखे। तो ये जैसे ही उनकी उंगली पे मैं रखूँगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये बैलेंस हो गया, ये गिरा नहीं। क्या ये जादू किया? या तो देवेंद्र भाई की उंगली में कोई जादू है, या बेल्ट में जादू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे भी साइंस है। वैसे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ वजन बढ़ाने से गिर जाना चाहिए, तो ये गिरा क्यों नहीं? और इसके पीछे साइंस क्या है, ये अगर हमें समझना है तो इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। कलाम सर ने एक बात खास कही है कि कोई भी साइंस अगर आपको ध्यान से समझना है तो जो भी घटना होती है, जो भी इवेंट होती है, उनको ध्यान से देखना चाहिए, अलग अलग एंगल से इनको देखना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। मैं आज आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप देख नहीं सकते, और ये चीज़ जब आप देखने लगेंगे, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये चीज़ आप देखने लगेंगे तो मुझे लगता है आप सारा साइंस धीरे धीरे समझ में लगेंगे। एक्सीडेंटली हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तब सिर्फ रट्टा मारना सिखाते हैं, ऑब्जर्व करना सिखाते नहीं है। और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करना वो सिखाते नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे, कुछ ना कुछ देखने लगेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं कि वैसे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमने वजन बढ़ाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जो पूरी सिस्टम जो देवेंद्र भाई की उंगली के ऊपर अटकी हुई है, यहाँ से आपको क्या करना है कि एक काल्पनिक रेखा नीचे की तरफ ले जाना है। जैसे यहाँ से काल्पनिक रेखा नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आपको साफ दिखेगा कि ये जो बेल्ट है, बेल्ट का आधा भाग, आधा हिस्सा, ये जो हमने काल्पनिक रेखा नीचे एक्सटेंड की है उसके इस तरफ है। यानी आधा वजन इधर और आधा वजन जो है ये इधर, दोनों तरफ वेट बैलेंस हो गया है। और दोनों तरफ वेट बैलेंस होने के कारण ये जो बेल्ट है, ये बैलेंसिंग क्वेश्चन है, गिरता नहीं। तो इनको बैलेंसिंग, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो ये एक्सपेरिमेंट से आप नहीं समझ सके तो मैं और दूसरी एक्सपेरिमेंट से आपको समझाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि मैं वर्कशॉप लेने के लिए कोई गांव में जा रहा था। गांव में एक कॉलेज थी, वहाँ कॉलेज में जा रहा था। लेकिन जब मैं बस में बैठा तो बस में मुझे बैठने की जगह नहीं मिली और मैं खड़ा खड़ा ट्रैवल कर रहा था। मुझे पहचानने वाले 4-5 लोग भी अंदर थे और बस जा रही थी और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और मैं गिर गया। जैसे मैं गिर गया तो जो मुझे पहचानते थे और एक कंडक्टर, वो भी मुझे अक्सर पहचानता था, तो वो हंसने लगे, अरे सर, इतने बड़े साइंस जानने वाले लोग भी गिर जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरे पर हंसने लगे, मैं क्यों गिर गया। कंडक्टर सबसे बातें भी कर रहा था, टिकटें भी बांट रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो खड़ा था और वो नहीं गिरा और मैं गिर गया। तो मुझे अचानक कलाम सर की बात याद आ गई, ऑब्जर्व करो। मैं वापस खड़ा हो गया, बस के हैंडल वगैरह मैंने पकड़ लिए और मैंने देखा कि अभी मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कंडक्टर क्यों नहीं गिरा। बस चलने लगी, बस चलने लगी, बस चलने लगी, और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और मैंने कंडक्टर की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि कंडक्टर जो खड़ा रहा था उनके 2 पाँव अलग अलग थे, बहुत, उनका बेस बहुत लंबा था और बेस लंबा होने के कारण ब्रेक लगी तो उनका शरीर का वजन दोनों पाँव के बीच में ही रहा, बाहर नहीं निकला। और मैं जब गिर गया तब मेरे दोनों पाँव एकदम नज़दीक थे और जैसे ही ब्रेक लगी तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है मेरे बेस से बिल्कुल बाहर निकल गया और गिर गया। तो दोस्तों, साइंस लेबोरेटरी में सीखने की चीज़ नहीं है। साइंस आसपास हर जगह साइंस है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत कुछ साइंस आप अपने आसपास के जो घटना होती है उससे आप सीख सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको इसलिए सिखाया कि जैसे ये हवाई जहाज़ है, पूरा हवाई जहाज़ जब बन जाता है तब
सबसे पहली चीज़ जो चेक की जाती है ये उनकी सेंटर ऑफ मास या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप सोचो, अगर ये हवाई जहाज का सेंटर ऑफ मास बराबर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होता है? समझ लो वजन आगे ज़्यादा है तो विमान उड़ता है, उड़ता उड़ता अगर वजन आगे बढ़ जाता है तो सीधा नीचे गिर जाता है। अगर सेंटर ऑफ मास पीछे ट्रांसफ़र हुआ है तो विमान जैसे उड़ता है तो पीछे वजन बढ़ जाता है तो विमान ऐसे चला जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। तो सेंटर ऑफ मास विमान के अंदर भी इतना ही ज़रूरी है। और मैं रॉकेट की बात करता हूँ, ये PSLV कोई भी रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं और लॉन्च करने के पहले अगर ये रॉकेट का सेंटर ऑफ मास ठीक तरह से सेट नहीं है, ठीक तरह से बैलेंस नहीं है, तो रॉकेट सीधा जाने के बदले और कहीं जाएगा और सक्सेसफुली लॉन्चिंग जो होना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास हर एक जगह, अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो हेलीकॉप्टर के अंदर भी सेंटर ऑफ मास इतना ही ज़रूरी है, कोई भी जगह। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि असली हवाई जहाज, अगर आप कागज़ का भी विमान बना के उड़ाएंगे और उसका भी सेंटर ऑफ मास ठीक तरह से एडजस्ट नहीं किया तो विमान ठीक तरह से उड़ता नहीं है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं यही कहूँगा कि आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करते हैं, स्पेशली मैंने जो स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, अगर आपको इसरो में जाना है, अगर आपको नासा में जाना है, PRL में जाना है, स्पेस साइंस के अंदर कुछ काम करना है, तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये अगर जानकारी है तो मुझे लगता है कि आप विज्ञान और टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में आगे ठीक तरह से बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।